हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे गुजरात बोर्ड का जो यूनिट टेस्ट है थर्ड वाला। ठीक है, 2020-21 ईयर का हमारा चल रहा है, हमें पता है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का आज हम यूनिट टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को 25 मार्क्स का वेटेज लेकर जो आया है ये पेपर यूनिट टेस्ट का, ठीक है, क्लास 10th के लिए वो सोल्व करना होता है बच्चों। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो मैं अपना खुद का परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है केतन कछोट और आप देख रहे हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का स्टडी करते हो। ठीक है, अगर आपको इस चैनल अच्छी लगती है तो यहाँ पे नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, जिसके जरिए आप लोगों को जब भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, सेक्शन ए का जो 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ फॉर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी ऑफ एक्स। देखिए बच्चों, साइड में हमें डायग्राम्स दिया है ऑलरेडी और हमें ये कहा है कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का नाम दिया है हमें पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स दे दिया है, यानी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जो पोलिनोमियल दिया है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी क्वाड्रेटिक टाइप का होगा, जिसका जो कोफिशिएंट है a का वो नेगेटिव होगा। ये सारी बातें हमें याद रखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। बच्चों नंबर ऑफ जीरो उतने होते हैं जितने ये एक्स एक्सिस को कट करता है। एक्स एक्सिस को ये दो जगह पे कट किया इसने, एक पे और यहाँ पे दूसरे पे, यानी 2 पॉइंट पे अगर कट करता है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 होते हैं। यानी इसका जो आंसर है वो होगा ओनली 2 नंबर ऑफ जीरोस, 2 नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। ठीक है, आप इतनी बड़ी लंबी लाइन लिख सकते हो। अगर एमसीक्यू में 2 आएगा तो 2 को टिक मार्क करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन इक्वेशन, अच्छा हमें ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, फॉर द गिवन इक्वेशन 5x + 3y = 5 स्टेट द रूट्स। इसके रूट्स हमें निकालने हैं। देखिए रूट्स का पहले मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। x की और y की अप्रोप्रिएट मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके दम पर अगर मैं यहाँ पे x और y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, इनमें से कोई भी x और y में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन देने के बाद मुझे 5 मिले। अब आप कहेंगे सर ये x और y कहाँ से लाए। देखिए बच्चों, ये मेरा x है, ये मेरा y है। सिमिलरली हियर x and here y also given, here x and here y also given, and here also same to same. Okay, so in the A, B, C and D there are the 4 questions, 4 options are available. From these 4 options any one option is correct for x and y, and you realize that which of them. Let us try on the first one. First one is given the 1 and 0. It means that here 1 and here 0. So my x value becomes 1 and my y value becomes 0. यानी x मेरा 1 होगा, y मेरा 0 होगा। चलो इसमें पुट करने के बाद हम देखते हैं, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर मैं 5x + 3y में x की जगह पे मैं पुट कर दूं 1 को, 3y की जगह पे मैं पुट कर दूं 0 को, तो सिंप्लीफाई देने के बाद ये होगा 5 1 जा 5 एंड 3 0 जा 0, इट गिव्स 5। यानी मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कौन से x और कौन से y पे हो रहा है, दिस वन। ओके, सो माय ए इज करेक्ट आंसर। देन 2 3 B C and D को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स वेरी इजी। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। ये बच्चों तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वन हमारे सामने है। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट द कॉमन डिफरेंस डी फॉर द गिवन AP 3/2, 1/2, -1/2 and -3/2 and so on continue। ओके, मुझे कॉमन डिफरेंस देकर इन लोगों को बताना है कि कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा। कॉमन डिफरेंस किसके लिए, फॉर द गिवन AP, यानी मेरे सामने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दिया है। पहला टर्म्स होता है उसको मैं कहूंगा 3/2, सेकेंड वाले टर्म्स को कहूंगा 1/2, थर्ड वाले टर्म्स को कहूंगा -1/2, फोर्थ वाले टर्म्स को कहूंगा -3/2। आपको पता होगा, अगर आपने इस चैप्टर के अंदर ज्यादा स्टडी की होगी तो आपको पता होगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है तो पिछले वाला टर्म्स माइनस अगले वाला टर्म्स का मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे डिफरेंस मिलेगा। चाहे आप कोई भी पिछले वाले टर्म्स को टेक कर लो, अगर मैं -3/2 को एज अ पिछले वाले टर्म्स बुलाऊंगा तो उसके अगले वाला टर्म होगा -1/2, और ये दोनों के अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी, इट मीन्स
if I try to subtract the -1/2 from the -3/2, then I getting the difference. Otherwise, if I try to subtract the -1/2 from the 1/2, ओके, -1/2 का सब्ट्रैक्शन अगर मैंने -1/2 में से किया तो भी मुझे डिफरेंस सेम टू सेम मिलेगा। तो चाहे आप कोई भी टर्म्स को पिछले टर्म्स वाले से यूज कर सकते हो। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कैसे होगा? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कोई भी पिछले वाला टर्म्स अगर मैं टेक कर लूं, मान लो मैंने -3/2 को टेक किया, तो -3/2 माइनस इसके अगले वाला टर्म्स यानी -1/2, ठीक है। तो ये होगा -3/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 1/2 लिखकर क्या लिख सकता हूँ, -3 + 1 लिख सकता हूँ। तो इक्वल टू करके लिखूंगा मैं -2/2, क्योंकि -3 + 1 होगा -2, 2 1 जा 2 एंड इट गिव्स -1। इट मीन्स दैट मेरा जो डी है वो कितना होगा, माइनस होगा, एंड इट इज माई फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अगर आपने 1/2 अगर आपने यहाँ पे 1/2 -3/2 किया होता तो भी आंसर आपको -1 ही मिलता। चेक करके देख लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है 0.4 - 3 is at the perpendicular distance of something numbers from the x-axis. Okay, so we need to draw the here x-axis and y-axis. So let us first of all try to draw it. Okay, well done. This is my y-axis, and we know that x-axis intersects at the y-axis in the origin O. O पे intersect करेगा, 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। 4 - 3, देखिए यहाँ पे 4 है वो पॉजिटिव है, -3 है वो नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला इधर से, नेगेटिव वाला यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं बस ऐसे ही मैं रख दूं। तो मान लो ये अगर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये 4th होगा। यहाँ पे -1, -2 एंड -3। तो इधर से जो एक पॉइंट मुझे मिलेगा वो पॉइंट इस लोकेशन के ऊपर होगा जिसका नाम होगा 4 - 3। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे कहा गया है ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे उसका कितना डिस्टेंस होगा, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर होगा, कितना अवे होगा, ये मुझे बताना है। तो सिंपल है, मैं इस लाइन से इस पॉइंट तक कितने डिजिट नीचे आया, देखिए ये पहला 1 यूनिट, ये सेकेंड यूनिट एंड ये थर्ड यूनिट, यानी मैं यहाँ से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट जितना मैं नीचे आया। या तो आप ऐसा कहे 4 - 3 वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट अवे है, यानी दूर है। अब आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव वाली साइड पे आया तो 3 यूनिट क्यों? बिकॉज बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस का यूज किया है वर्ड, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 यूनिट। सो माय आंसर इज गेटिंग 3 यूनिट। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। थर्ड वन क्वेश्चन और फोर्थ वन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5th वन, सेक्शन बी। तो ए सेक्शन के अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, हर एक मार्क्स 1 मार्क्स का था हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th वन सेक्शन बी का ईच ऑफ 2 मार्क्स लेकर आएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स such that x² = -x² - 3 and verify the relationships between the zeros and coefficient। बच्चों आप यहाँ पे ये देखो, मुझे कहा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स। ये जो पी ऑफ एक्स है वो क्वाड्रेटिक टाइप का है, ये पहली नोट करने वाली बात है। क्वाड्रेटिक वाला अगर जीरोज है तो उसके मिनिमम 2 सॉल्यूशंस तो होंगे, मतलब 2 जीरो तो होंगे। अब आपको कहना है वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अगर मुझे इसके जीरोज मिल जाए तो उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन जीरो के साथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू वी कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वी कैन राइट डाउन हियर p of x equal to x² - 3 let p of x equal to 0। मान लो p of x ही मेरा 0 हो गया, therefore we can write down x² - 3 equal to 0। If the x² - 3 equal to 0, then also we can write down the x² equal to +3, because -3, this type of -3 transfer into left side, then it becomes +3। Hence we can write down x equal to ±3 √3, plus or minus y apply,
because we can take the both sides square root, then we can write down the x equal to plus or minus root 3. ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमें ये बात समझ में मिलती है कि या तो x की वैल्यू धनात्मक 3 होगी या तो x की वैल्यू ऋणात्मक अंडर रूट 3 होगी, पॉजिटिव रूट 3 या तो नेगेटिव रूट 3। ये मुझे दो वैल्यू मिली, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ अल्फा, अल्फा इक्वल टू रूट 3, इसको कह देता हूँ मैं बीटा इक्वल टू नेगेटिव रूट 3। क्यों अल्फा और क्यों बीटा कहना है? क्योंकि मुझे रिलेशनशिप्स भी फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। नीचे नहीं लिखूंगा, साइड में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओके, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी रूट 3 प्लस में वापस माइनस रूट 3, क्योंकि अल्फा और बीटा की मैंने वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए अल्फा पॉजिटिव रूट 3 है, ये नेगेटिव रूट 3 है। बच्चों सिंप्लीफाई करना बड़ी बात नहीं है। अंडर रूट 3 ये होगा प्लस माइनस माइनस रूट 3, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट हो जाएंगे, यानी सब्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो मिलता है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 0/1। हाँ, डिनोमिनेटर में 1 रखने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। पर इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि 0 है वो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। देखिए अगर इस पोलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता था x² माइनस 0x प्लस सॉरी माइनस 3, चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता था क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए 0 है वो कौन है? x का कोएफिशिएंट है, और ये टर्म इंसर्ट करने के बाद मेरे जो पोलिनोमियल गिवन था उसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। तो हम ऐसे टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे 0 है वो x का कोएफिशिएंट है, तो मेरा न्यूमरेटर में 0 आया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1। 1 तो है x² का कोएफिशिएंट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो दिस इज बेसिकली माय आंसर, फर्स्ट वन। सेकंड है एक सम ऑफ जीरोस, एक डिस्कस करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करूँ तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता है रूट 3 नेगेटिव रूट 3, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव में रूट 3, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा? रूट 3 नेगेटिव में रूट 3 सिर्फ 3 देगा। अगर अल्फा इंटू बीटा मेरा नेगेटिव रूट 3 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रखने से कोई खराबी वाला काम नहीं हुआ, पर बेनिफिट ये हुआ कि नेगेटिव 3 इज नथिंग बट it is a constant term. Look, is there here, it is a constant term, so we can write down constant terms divided by 1. We know that 1 is nothing but it is a coefficient of x². So this is my second relationship, this is my first relationship, this is both are nothing but alpha and beta is the zeros of given polynomial. So my question is done. Okay, question number 5 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बिलोंग्स फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड, योर फेवरेट मेथड। ओके, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखकर ही पता चल जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है, और मुझे कहा गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। बिलीव मी, एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। हाउ? अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो पहले मेरे दिमाग में एक बात क्लियर कट होनी चाहिए कि या तो मैं x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करूंगा या तो मैं y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने का प्रयास करूंगा। बच्चों यहाँ पे x x है, y y है। अगर मैं पहले इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पहले में 2x क्रिएट होगा, तो 2x से 2x सेम बन गया, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y जनरेट होगा। एंड बाय द वे दिस रीजंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो x को एलिमिनेट करने का प्रयास करें हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो इक्वेशन 1 वापस बनाएगा। 2x प्लस 3y मेरे पास वैसा का वैसा है, जिसको मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा इस प्रकार से, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू द 10, 2x
प्लस 2y इक्वल टू 2 5 10। सेकेंड वाला इक्वेशन मेरा इसके नीचे में लिखूंगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ओके, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव 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 बनेगा, इधर से इसका कटना मुश्किल नहीं था, कट हो जाएगा। 2y पॉजिटिव 3y नेगेटिव, अब के बाद 3y नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली साइन उसको अप्लाई नहीं हो सकती। 2y में से 3y का सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव y बचेगा यहाँ पे। 10 minus 4 gives 6, 10 minus 4 gives 6, it means that y getting minus 6, y की वैल्यू बच्चों क्या मुझे मिली, -6 मिली। ओके, नाउ putting the value of y equal to -6 in equation first, तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस -6 यहाँ पे मैं पुट करूंगा क्योंकि मुझे पता है y की वैल्यू -6 है, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों 5, -6 ट्रांसफर करो इस साइड पे पॉजिटिव बने तो x की वैल्यू मिलेगी 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, यानी x की वैल्यू मुझे मिली 11, y की वैल्यू मुझे मिली 6, x और y मुझे मिल गए, x और y मुझे क्या मिले 11 और -6। इसका मतलब ये होता है अगर 11 और -6 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा, 11 - 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। उसके नीचे भी आप सुन लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ के अंदर में जिस दिन इस स्ट्रेट लाइन को मैं प्लॉट करूंगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किस इस प्रकार से बनेगा, ये पहला लाइन, ये सेकेंड लाइन और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो वाला पॉइंट 11 - 6 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 6 वन ऐसे हैंडल करना था, 7th की ओर ट्रांसफर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th वन, फाइंड द सम ऑफ द एपी। ओके, मुझे एक अगेन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से है, कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द एपी, यानी इस एपी का मुझे सम करना है। बच्चों अगर मुझे इस एपी का सम करना होगा तो यहाँ पे मैं पहले एपी को साफ साफ लिख दूं, ये 34, ये 32, देन 30, देन डॉट 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 है एंड देन 10 है। लास्ट वाला टर्म्स 10 है, फर्स्ट टर्म 34 है, सेकेंड टर्म 32, थर्ड टर्म 33 एंड सो ऑन अंटिल द 10, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो मुझे अब तक पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है लास्ट वाला टर्म 10 है, अगले वाला टर्म पहला वाला है वो 34 है। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि मेरा A1 है वो 34 होगा, A2 है वो 32 होगा, A3 30 होगा, और लास्ट वाला टर्म है जिसका प्रॉपर नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है तो मैं इसको कहूंगा AN वाला जो टर्म है वो 10th वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं A2 को लिखना चाहूं तो चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करूं, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो D इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 32 माइनस 34, इट गिव्स D इक्वल टू -2। चलो D की वैल्यू तो -2 मिल गई। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D। ठीक है, A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D, यस ये करेक्ट है। तो A2 की वैल्यू है 32 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 34, प्लस अगर मैं D रखूं तो भी मुझे यहाँ से D की वैल्यू -2 ही मिलेगी। आप सोच लीजिए 34 को इस टाइप पे ट्रांसफर करिए तो भी -2 मिलेगा। ओके, मेरे पास D तो है, अब मुझे क्या करना है, बस सम करना है। तो सम के लिए अगर मेरे पास पहला टर्म्स और लास्ट टर्म्स अवेलेबल है तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ। AN मेरे पास 10 है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। आई नो दैट A1 इज इक्वल टू 10, A1 मेरे पास है 34 प्लस N-1 यानी आई डोंट नो, N-1 मुझे पता नहीं है कितना है तो मैं N-1 रखूंगा। डिफरेंस मुझे पता है -2, लेट अस पुट -2 हियर, therefore give the simplified 10 equal to 34 as well as plus we can write down -2 when the multiply in this type of bracket, so it becomes -2n plus 2, so 10 equal to 34 minus 2n plus 2, so it becomes 34 plus 2, it becomes 36 minus 2n
इक्वल टू 10। तो बच्चों मुझे यहाँ से -2n की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस 36, और ये -2n मुझे देगा यहाँ पे माइनस में 26, माइनस से माइनस का कटना था, n की वैल्यू मुझे मिली 13, 13 2 जा 26, ठीक है। n की वैल्यू 13 मिल गई, इसका मतलब यहाँ से लेकर इधर तक नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, 13 टर्म्स होंगे। नाउ माय वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, sum of the AP. How to find the sum of AP? When we have to given the first term and last term, believe me, sum of AP find is very easy process. We can write down directly Sn equal to n by 2 a plus l. Why we use the a plus l? Because I know that very well, first term and last term. Sn is nothing but S13, because my number of total term is 13, by putting the S13, यानी मैं 13 समों का एक साथ 13 टर्म्स का एक साथ में सम करने के लिए तैयार हूँ। इसको लिखूंगा 13/2, a यानी 34, l यानी 10। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया बच्चों, 34 and 10 होगा 44, जो कटेगा 2 के साथ 22 जा से, 33 मल्टीप्लाई बाई 22 का मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो ये मुझे देगा 32 2 जा 26, 0 behind it, plus 32 2 जा 26, so it becomes 2 6 7 8 and this one final. So this is my answer. क्लियर बच्चों, 286 मेरा फाइनल आंसर होगा। ये मेरा क्वेश्चन था, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8.1। आफ्टर रीड द क्वेश्चन नंबर 8.1, we know that very well. Question number 8 is belongs from the chapter number I think 8, 10th का कोई एक चैप्टर है जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री करके नाम है उसका, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। देखिए बच्चों, ये चैप्टर में इस क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या है, 3:1 के इंटरनली में कोई एक लाइन है जो डिवाइड हो रही है। ओके, 4 - 3 है, 8 5 है, तो कोई एक लाइन ऐसी होगी, कोई एक लाइन ऐसी होगी, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ए कह दूं, ये बी है, बीच में कोई पॉइंट एक पी है, जो यहाँ से ये वाला थर्ड पार्ट और यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, ये वाला पी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 - 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8 5, और पी पॉइंट के एक्स और वाई मुझे फाइंड करने हैं। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट हियर। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं 4 - 3 को कह दूं x1 y1, ठीक है, 8 5 को मैं कह दूं x2 y2, ठीक है, और m1 to m2 इसको मैं कह दूं 3:1। तो मेरे पास सभी नंबर्स की वैल्यू अवेलेबल है। देखिए m1 कौन है, m2 कौन है, x1 x2 y2 y1 सब मेरे पास है। तो मुझे क्या पता है कि xy कैसे मिलेगा, इफ P पॉइंट, मैंने इसका नाम दे दिया है P पॉइंट, ठीक है, इफ P पॉइंट डिवाइड लाइन AB इंटरनली, देन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। x के लिए मैं लिख सकता हूं ऐसे, और y के लिए मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब देखिए कि लिखने का तरीका देखिए, बड़ा सिंपल है, आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। कुछ नहीं करना है, m1 थोड़ी जगह छोड़ो, फिर m2 लिखो, नीचे m1 m2 का सम कर दो। यहाँ पे भी वैसे ही m1 लिखो, थोड़ी जगह छोड़ो, देन m2 लिखो, m1 m2 का सम कर दो। जब मैं x की बात कर रहा हूँ और m1 है तो यहाँ पे इसके साथ रहेगा x2, m2 है तो इसके साथ रहेगा x1। समझ में आया बात? यहाँ पे m1 है तो होगा y2, m2 है तो रहेगा y1, and that's finished. Let us put the value from this given data. m1, what is the value of m1? m1 is 3. So 3 multiplied by, carefully we can put the value from this given data. x2 we know that it is 8. So let us put here 8 plus m2. What is the value of m2? It's 1. Multiply by x1. x1 here, look for. Divided by m1 plus m2. m1 plus m2, it means 3 plus 1.
Okay, let us see here. M1 multiply by Y2. M1 we know that it is a 3 multiply by Y2. Y2 here, look, it is a 5. So we put here 5. M2 again we know that M2 is 1 multiply by Y1. Y1 where? It's here, minus 3. So let us put here minus 3 divided by, this is a minus 3, okay? So don't try to troubling. M1 plus M2, it's become 3 plus 1. So finally, बच्चों, it's become 8 3s are 24 plus 4 1s are 4 divided by 4. Here becomes 5 3s are 15. 5 3s are 15, okay. Plus minus minus 3 1s are 3 divided by 4 again. तो ये होगा बच्चों 24 28 divided by 4. बच्चों ये होगा 15 में से 3 की सब्ट्रैक्शन होगा 12 by 4. 12 by 4 यानी हर एक को पता है 3 होगा. तो y मुझे मिल गया 3. यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो हमें बनेगा 7 4 जा 28, 4 से 4 कटा तो 7 मिला, x 7 मिला, y 3 मिला. तो मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता हूँ कि x और y की वैल्यू है वो 7 और 3 है. तो दिस इज माय आंसर. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. ये 7 होगा और ये y होगा, मतलब 3 होगा. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिख लीजिए वीडियो पोस्ट करके. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम निकलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9th, बिलीव मी वेरी इजी. डिवाइड दिस वन टाइप ऑफ पोलिनोमियल बाय द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, सो चलो डिवाइड करना तो आपको पता ही होगा, जल्दी से मैं कर देता हूँ. 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इधर पे मैंने रखा. इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट अच्छे ढंग तरीके से लिखता हूँ. ठीक है, अच्छे तौर तरीके से इसको अच्छे तरीके से लिखा तो इस टाइप से लिखा. अब देखिए यहाँ से नजर मत हिलाना, बड़ा सिंपल है, एक ही झटके में हो जाएगा. x² है, मुझे 3x³ चाहिए तो ये मिल गया 3x³. अब आप ये सोचिए 3x³ कब मिला होगा? जब मैंने यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई किया होगा. तो 3x² मल्टीप्लाई बाई 3x इट गिव्स 3x³ प्लस 2x कहेगा मेरी बारी. हाँ भाई ले, तू भी मल्टीप्लाई हो जा. 2 3 जा 6 x² पॉजिटिव 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 प्लस 1 कहेगा मेरी बारी. हाँ ले भाई, तू भी मल्टीप्लाई हो जा. 1 3 जा 3 x बिहाइंड इट एंड प्लस प्लस प्लस. इट्स वेरी सिंपल. ओके बच्चों, माइनस माइनस माइनस, इससे तो ये कटा. x² पॉजिटिव 6x² नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर की सिंबल अप्लाई होगी तो ये होगा -5x². इधर पे होगा -x और ऊपर से टपकेगा +5. -5x² की मुझे जरूरत है तो मैं यहाँ पे रख दिया. x² है, -5x² चाहिए तो मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम बन जाएगा. देखिए x² 5x² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 10x because x is behind it, that's why. Plus minus minus plus minus minus 1 5 5. After do the subtraction, its symbol must be changed. Here is cut. Minus x plus 10, minus plus x 10 कितना होगा? 9x होगा. और ये अब बचेगा plus 10, क्योंकि plus 5 becomes plus 10. Okay, so this is my remainder here. Look, this is my quotient. Sorry, this is my divisor. अब आपको पता है जब डिग्री ऑफ इसको कहते हैं ए बी. ठीक है, जी ऑफ एक्स इसको कहते हैं हम जी ऑफ एक्स. तो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स अगर ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी? डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स. यानी रिमाइंडर की डिग्री से अगर इसकी डिग्री बड़ी होगी तो हमारी डिवाइड प्रोसेस रुक जाएगी. ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, यानी हम आगे नहीं बढ़ेंगे. यही हमारा सॉल्यूशन है. तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका ईच ऑफ 3 मार्क्स है, तो केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो इंटरेस्टिंग. क्या कहा है? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर. तीसरे साल पे एक मैन्युफैक्चरर ने टीवी बनाना स्टार्ट किया, तो तीसरे साल के अंदर उसने 600 जितने टीवी के सेट्स बना दिए. आगे कहा है 700 सेट्स कब बनाए? जब 7th ईयर चल रहा था, यानी 7वें साल में उसने 700 सेट्स बनाए टीवी के. 3rd वाले ईयर में 600 सेट, 7वें ईयर में 700 सेट. आपको अज्यूम करके चलना है
दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, यानी हर एक साल अपने प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग आता है, वो यूनिफॉर्मली है। यानी पहले साल पे अगर 100 होंगे तो दूसरे साल पे अगर 50 इंक्रीज होंगे तो तीसरे साल पे भी 50 ही इंक्रीज होंगे। यानी हर साल जो प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली है, यानी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आपको 3 बातें फाइंड करनी है। पहला है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन 10th वाला ईयर, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फर्स्ट 7 ईयर। तो देखने के बाद पता चलता है बच्चों के ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मुझे कहा है 7th ईयर तक लगातार उसका काम चल रहा है, क्वेश्चन में कहा है। तो पहला ईयर को मैं फर्स्ट ईयर पे यहाँ पे कह दूं, ये फर्स्ट ईयर का होगा, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर, ये सिक्स्थ ईयर, और ये 7th ईयर। फर्स्ट ईयर का पता नहीं है, सेकेंड का भी पता नहीं है। थर्ड ईयर की बात की इन लोगों ने, देखिए 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, यानी यहाँ पे 600 टीवी के सेट्स बना दिए इन्हें। फोर्थ का वापस पता नहीं, फिफ्थ का वापस पता नहीं, सिक्स्थ का वापस पता नहीं, 7th का पता चल गया, कितना है 700 सेट्स बनाए थे इसने। देखकर पता चलता है ये एपी में से आया है। देखिए ये मेरा थर्ड टर्म है, अगर ये मेरा थर्ड टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A3 इक्वल टू A प्लस 2D, लिख सकता हूँ A1 प्लस 2D। पहला टर्म्स कितना है आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए 7th टर्म, तो इसको मैं पहले वैल्यू पुट कर दूं, थर्ड टर्म की 600 है तो मैं यहाँ पे लिख दूं 600 इक्वल टू A1 प्लस 2D। इसका क्या करूंगा मैं, 7th वाला है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D। A7 है मेरा 700, A1 तो A1 आई डोंट नो, 6D भी पता नहीं है। अब ये इक्वेशन को मैं इसके अंडर रखता हूँ तो देखिए क्या होता है, 700 इक्वल टू A1 प्लस 6D। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ A1 प्लस 6D। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पे फोकस कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इससे नो ये कटा, 2D में से 6D की सब्ट्रैक्शन करूँ तो ये बनेगा माइनस में 456 यानी 4D इक्वल टू ये बनेगा -100। माइनस से माइनस कटा, D की वैल्यू मिली 100/4, 100/4 यानी डिफरेंस मुझे कितना मिला, हमें पता है 100 के अगर 4 हिस्से किए तो 25 4 जा 100 होगा। ठीक है बच्चों, तो D की वैल्यू मिल गई 25, यानी हर साल 25 का इंक्रीजिंग हो रहा है। डिफरेंस कितना मिला 25। अब बच्चों इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 25 रख देता हूं तो क्या होगा, देखिए मुझे पता है 600 इक्वल टू A1 प्लस 2D था, A1 प्लस 2 डिफरेंस की जगह पे मैं 25 पुट कर दूं तो क्या होगा, ये होगा A1 प्लस 25 का ट्वाइस होगा 50। तो A1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 600 माइनस 50, क्योंकि प्लस 50 ट्रांसफर हुआ, तो A1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 600 में से 50 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा 550। हाँ 550 में 50 ऐड करेंगे तो 600 मिल जाएगा। A1 की वैल्यू मिल गई 550। तो पहला आंसर मिल गया, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर पे कितना होगा 550 होगा। अब हर साल 25 की इंक्रीजिंग हो रही है, देखिए यानी इसमें मैं अगर 25 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 575। सेकेंड ईयर पे 575, इसमें 25 ऐड किया तो 600, इसमें 25 ऐड किया तो 625, इसमें 25 ऐड किया तो 650, इसके अंदर 25 ऐड किया तो 675, and then finally if we try to add the 25 again here in the 6th year, then we getting the 700 total at the 7th year। और वही तो हमारा क्वेश्चन था बच्चों। कहा है प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर कितना होगा, चलो ये भी फाइन कर लेते हैं। 10th ईयर को मैं कहूँ A10 होगा मेरा A1 प्लस 9D। A1 यानी 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई D यानी 25। अब आप ये कर लीजिए कितना होगा, 25 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं ये होगा 225। अब इसका टोटल अगर मैं करूं तो 5 6 7 एंड 5 एज इट इज। 10वें साल पे बच्चों इन लोगों ने 775 ईयर टीवी सेट्स का प्रोडक्शन किया होगा। ठीक है, इतने टीवी सेट्स का प्रोडक्शन किया होगा। ओके,
मुझे एक थर्ड वाली थिंग्स भी फाइंड करनी थी, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7th ईयर। फर्स्ट 7th ईयर के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है। देखिए ये फाइंड करना बड़ा सिंपल है। ओके बच्चों, कैसे सिंपल है, क्योंकि मेरे पास मेरे एपी है। एपी में मेरा पहला टर्म है A1550, लास्ट टर्म मेरा हुआ 700, क्योंकि मुझे 7 टर्म्स की बात करनी है, और मेरा नंबर ऑफ टर्म्स है 7, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म 7। तो सम ऑफ फर्स्ट 7th ईयर इक्वल टू S7 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 7/2 A प्लस L। हाँ, n/2 का वाला फॉर्मूला है, तो 7/2 A यानी 550 700, तो 7/2 ये होगा 7 8 9 10 11 एंड 12 50। बस अब इसको कट कर लीजिए, ये होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 7 का 6 2 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी मिलेगा वो आप लोगों को आंसर मिलेगा। 7 5 जा 35, 3 बनी कैरी, 7 2 जा 14 15 16 17, 6 7 जा 42 एंड 43, यानी टोटल 7 ईयर के अंदर इन लोगों ने इतने टीवी सेट्स का प्रोडक्शन किया होगा। ठीक है बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने वापस ले लिया होगा। लास्ट सेक्शन डी है हमारा, लिखना भूल गया हूं, ईच ऑफ 4 मार्क्स। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। मानसी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर नेटिव पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। मानसी कर एक लड़की है जो अपना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का ट्रैवलिंग करती है, जो टोटल डिस्टेंस बच्चों दिया है 300 किलोमीटर का। ठीक है, फिर कहा है आधा वो बस से जाती है, आधा वो ट्रेन से जाती है। सी टेक्स 4 आवर, यानी वो 4 घंटे लगाती है। इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर यहाँ से 60 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से गई, तो रिमेनिंग बाय द बस, ठीक है, रिमेनिंग बाय द बस यानी कितना होगा 240 किलोमीटर बस से गया होगा। ठीक है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसने 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हम लगा रहे हैं 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से गई होगी, तो रिमेनिंग बाय बस यानी रिमेनिंग है 200 किलोमीटर, वो कैसे गया होगा, मानसी करके लड़की वो कैसे गई होगी, बस से गई होगी। आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन सेपरेटली। मेरे सामने सॉल्यूशंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए बच्चों क्या किया है मैंने यहाँ पे। पहले हमने लेट सपोज कर लिया कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर होगी, और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर होगी, एंड एवरेज स्पीड ऑफ बस होगी y किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, मानसी को 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो मैंने लिखा सी ट्रैवल्स टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। अब आप ये बात जानते हो कि एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, एग्जैक्टली डिस्टेंस बाय टाइम होती है। अगर मैं टाइम को इस साइड पे भेज दूं और स्पीड को नीचे ले लूं, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहा है वो 4 घंटे टाइम कब लेती है, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस पे जाती है, यानी यहाँ पे टाइम का रिलेशन है। वापस मुझे कहा है 100 किलोमीटर ट्रेन पे और रिमेनिंग अगर बस पे जाती है तो वो 10 मिनट ज्यादा लगाती है, तो ये भी एक टाइम का रिलेशन है। तो टाइम के रिलेशन में मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो मेरे पास ये टाइम वाला इक्वेशन होना चाहिए। अब मुझे पता है सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लगाती है व्हेन सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग यानी 300 माइनस 60 इट बिकम्स 240 किलोमीटर बाय बस। तो यहाँ पे वो 4 घंटे कब लगाती है, जब ट्रेन से जाएगी और बस से जाएगी, दोनों का टाइम में ऐड कर दो तो 4 घंटे मिल जाएंगे। ट्रेन से जाने वाले टाइम को मैंने T1 कह दिया, बस से जाने वाले टाइम को मैंने T2 कह दिया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है, 60, तो 60 डिवाइडेड बाय ट्रेन से जा रही है, और हमने पता है ट्रेन का हमने x किलोमीटर पर आवर फाइंड किया, सपोज किया था, तो ये होगा 60/x। T2 होगा सिमिलरली 240 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है बाय बस, तो T2 होगा 240 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी होगी बस की,
y किलोमीटर पर आवर, तो मैंने y यहाँ पे लगा दिया, इक्वल टू 4। अब देखिए 1/x है तो उसको मैंने a सपोज कर लिया, 1/y को b सपोज कर लिया। तो यही इक्वेशन में अगर 1/x और 1/y की वैल्यू में पुट कर दूं 1/y की, तो ये होगा 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। गिव द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हियर फॉर द सेकंड कंडीशन हम t1 प्लस t2 इक्वल टू, हमें पता है जब मान से 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और 200 किलोमीटर जाती है बस से, तो वो 10 मिनट ज्यादा लगाती है। 10 मिनट लॉन्गर कहा है आपको क्वेश्चन के, यहाँ पे देखिए सी टेक्स 10 मिनट मोर, यानी 10 मिनट ज्यादा लगती है। हाँ 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाएगी तो डिस्टेंस होगा 100 और स्पीड होगी ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, तो होगा 100/x प्लस t2 का टाइम यानी सेकेंड वाला टाइम, बस वाला टाइम, रिमेनिंग किलोमीटर 200 हो गए, y होगा बस की ट्रैवलिंग स्पीड, 10 मिनट ज्यादा लगेगी बच्चों। अब आप देखिए अगर मैं लिखूं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 10 मिनट इक्वल टू कितने आवर हो गए? क्वेश्चन मार्क में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 0 कट 1/6 आवर होगा ना, इसलिए 10 मिनट को मैंने 1/6 आवर में कन्वर्ट कर दिया। 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25/6 आवर मिला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 1/y था। 1/x और 1/y को मुझे पता है, मैंने a और b सपोज किया था, तो मैंने यहाँ पे 100a और 200b लिख दिया। तो फाइनली मेरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बना, 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 6 जा 600 होगा, 600a। 10 का मल्टीप्लीकेशन 240 के साथ होगा तो ये होगा 2400b। 10 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ होगा, ये होगा 40। सिमिलरली यहाँ पे मुझे a का कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना था, तो सेम सेम बनने चाहिए। वो तभी बनेंगे जब 100 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ करूंगा, ठीक है। तो 600a, सिमिलरली 6 2 जा 12, 0 0 एंड 6 6 कट हो जाएगा तो 25 बचेगा। 600 से 600 कैंसिल हो गए, इसका सब्ट्रैक्शन होगा 1200b, इसका सब्ट्रैक्शन होगा 15, तो b की वैल्यू 15/200 में लिख सकता हूँ। अगर b 15 को मैंने लिखा 5 3 जा 15, 12 0 0 को लिखा मैंने 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 0 बिहाइंड इट, तो b की वैल्यू मिली 80। यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ है, b की वैल्यू 1/80 मिली, तो b को मैं कह सकता हूँ 1/y, क्योंकि एक टाइम पे मैंने b की वैल्यू क्या सपोज की थी 1/y और x की वैल्यू मैंने 1/x, a की वैल्यू, b की वैल्यू 1/y, b की वैल्यू 1/y है तो 1/y इक्वल टू 1/80। अगर ये उल्टा फुल्टा हो गया तो y की वैल्यू 80 मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो। y मेरा एवरेज स्पीड ऑफ बस था, याद कर लीजिए, यानी y इक्वल टू 80 मिला, मींस एवरेज स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। इस b की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर प्लॉट कर दी, देखिए b की जगह पे 1/80 पुट कर दिया, तो 0 0 कट 8 3 जा 24, 60a प्लस 3 इक्वल टू 4, 3 इस साइड पे गया तो 4 माइनस 3 बन गया, तो यहाँ पे 60a इक्वल टू 1 बना, a इक्वल टू 60 1 के डिनोमिनेटर में गया तो 1/60 हुआ। 1/60a a को मैंने सपोज किया था 1/x, तो 1/60 इक्वल टू 1/x लिख सकता हूँ। उल्टा फुल्टा ट्रांसफर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू मुझे मिली 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड होगी ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि एवरेज स्पीड होगी बस की 80 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, तभी तो 4 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का यूनिट टेस्ट हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैथ्स के नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।